हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में 10,684 पदों वाली भर्ती के साथ साथ 8,800 पदों की भर्ती को लेकर के धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। और उससे पहले जो सबसे बड़ी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप आउट करने से पहले प्लीज वीडियो को पूरा देखें। आपके ढेर सारे क्वेश्चंस का समाधान वीडियो में इंक्लूडेड रहता है और आप सभी लोग वीडियो नहीं देखते हैं और उसके बाद सेम क्वेरी आप फिर से पूछने लगते हैं कमेंट बॉक्स में, जिसका समाधान वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया होता है। तो पेशेंस पूर्वक पहले पूरा वीडियो देखें, उसके बाद अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह अपडेट और सबसे पहले बात करेंगे 10,684 पदों की भर्ती को लेकर के क्या महत्वपूर्ण आप सभी के लिए अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का पहला चरण जो है वो 10,684 पदों के लिए विज्ञापित हुआ था 24 अगस्त 2024 को और वह भर्ती सभी 75 जिलों के लिए थी और अभी तक मात्र 48 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी कराई जा चुकी है और जिसमें कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर भर्ती भी कंप्लीट हो चुकी है। शेष 27 जिले जो अभी भर्ती में आवेदन फॉर्म शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप सभी को बता दें, मिर्जापुर, फतेहपुर और मुरादाबाद ये तीन ऐसे जिले हैं जहां पर कल की डेट में आपको आवेदन फॉर्म देखने को मिल सकते हैं और किसी कारणवश अगर कल की डेट में आवेदन फॉर्म भरने नहीं शुरू होते हैं तो नेक्स्ट वीक 100% शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ 2 से 3 और ऐसे जिले हैं जहां पर नेक्स्ट वीक में आपको आवेदन फॉर्म का लिंक सेवा योजना पोर्टल पर देखने को मिल जाएगा। किन जिलों में अभी आवेदन फॉर्म 10,684 पदों की भर्ती के बाकी हैं उन पर सबसे पहले बात करेंगे। तो कन्नौज है, हाथरस है, बदायूं है, बहराइच है, सुल्तानपुर है, चित्रकूट है, कानपुर नगर है। इसके साथ साथ चंदौली है। चंदौली के साथ साथ अगर हम बात करें तो अलीगढ़, बलिया, बलरामपुर, आजमगढ़, अमरोहा, ललितपुर, अंबेडकर नगर, सोनभद्र, कौशाम्बी, रायबरेली, कुशीनगर, महाराजगंज, जौनपुर, उन्नाव, बिजनौर, शामली और मुरादाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, इनका तो हमने डिस्कशन कर ही लिया है। तो ये ऐसे 27 जिले हैं जहां पर अभी 10,684 पदों की जो भर्ती है उसके आवेदन फॉर्म और भर्ती प्रक्रिया शुरू होना बाकी है। दोस्तों यहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है। कई जिलों में अगले सप्ताह सेवा प्रदाता एजेंसी डिसाइड हो जाएगी और आवेदन फॉर्म जो है वो भरने शुरू हो जाएंगे। जो संभावनाएं हैं और जानकारी है उसके अकॉर्डिंग जो ये 27 जिले हैं इनमें जुलाई लास्ट तक आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होती नजर आएगी और आप सभी लोग पेशेंस पूर्वक अपने जिले की भर्ती का इंतजार करें। जिस जिले की भर्ती का विज्ञापन जारी होगा या सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो जाएगा उसकी जानकारी आप सभी को हम यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल पर जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लें या टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च कर लें स्टडी विद डीएसएल जी और वहां ज्वाइन हो जाएं। क्योंकि आपको बता दें ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की चाहे 10,684 पदों वाली भर्ती हो या 8,800 पदों की नई भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है वह भर्ती हो, दोनों भर्तियों को लेकर के जानकारी तो बहुत सारे चैनलों के माध्यम से यूट्यूब पर शेयर की जा रही है और बहुत सारे चैनलों के द्वारा मात्र व्यू पाने के उद्देश्य से मिसलीड किया जा रहा है आप सभी को और जो है सही जानकारी आप सभी तक डिलीवर नहीं की जाती है। हमारा यही प्रयास है कि आप सभी तक सही जानकारी पहुंचे और कोई भी भाई बहन जो इच्छुक है इस भर्ती से जुड़ने का उसका आवेदन ना छूटने पाए। हालांकि साइट की इशू और सेवा योजना पोर्टल की रजिस्ट्रेशन आईडी में दिक्कतों की वजह से हजारों भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो या तो सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में दिक्कत फेस कर रहे हैं या सेवा योजना पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आप सभी लोग प्रयास करते रहें। आप सभी लोग अगर दिक्कत हो रही है तो सेवा प्रदाता एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उसका कांटेक्ट नंबर अवेलेबल है या अपने संबंधित जिला मुख्यालय पर जाकर के और जिला सेवा योजना कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहां के अधिकारियों के द्वारा आपकी समस्या पर विचार और जो है
किया जाएगा और समाधान भी उसका सुझाया जाएगा। तो जो भी भाई बहन ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अपने जिले के जिला सेवायोजन कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं सेवायोजन पोर्टल की आईडी से तथा अन्य जानकारियों से रिलेटेड समस्याओं को लेकर के। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पर आप सभी को बता दें, जो शेष जिले हैं उनमें बहुत जल्द सेवा प्रदाता एजेंसी डिसाइड होगी और आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट कराई जाएगी, क्योंकि अब सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर दबाव है जल्द से जल्द 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करते हुए 8,800 पदों की नई भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के। एक बड़ी यहां पर आज खबर निकलकर सामने आ रही है नई भर्ती को लेकर के। तो 8,800 पदों की भर्ती में आवेदन कब से शुरू होंगे? तो दोस्तों 8,800 पदों की भर्ती पर हमने आपसे पहले बोला है आवेदन तभी शुरू होंगे जब 10,684 पदों की भर्ती सभी जिले में पूरी हो जाएगी। ये बात बिल्कुल 100% कंफर्म आप मानकर चलिए। एक आज न्यूज़पेपर्स में खबर निकलकर सामने आई, उस पर बात कर लेते हैं 8,800 ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के। अब दोस्तों यहां पर खबर छपी है कि विलय के बीच बाल वाटिका में 8,800 एजुकेटर रखने की प्रक्रिया की गई शुरू। परसदी व कंपोजिट विद्यालयों में होगी तैनाती, 30 सितंबर तक बीएसए को करनी होगी तैनाती। ये स्टेटमेंट यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो आज के न्यूज़पेपर में छपा है, और यही चीज जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें भी छपा है। अब इस पर बात कर लेते हैं खबर क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय के बीच खाली हो रहे विद्यालयों में बाल वाटिका को बेहतर बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके तहत 8800 परिषदीय व कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एजुकेटर रखने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिला स्तर पर इनकी तैनाती बीएसए द्वारा की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने वार्षिक परियोजना में प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका के लिए 8800 ईसीसी ई एजुकेटर रखने के लिए बजट स्वीकृत किया है। इसका उद्देश्य प्रदेश के इन विद्यालयों में चल रहे कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों व बाल वाटिका को बेहतर करना और इसके लिए ट्रेंड मानव संसाधन की तैनाती करना है। इसके तहत महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि जेम पोर्टल के माध्यम से ईसीसी ई एजुकेटर रखने की प्रक्रिया को 30 सितंबर तक पूरा किया जाए। उन्होंने सभी 75 जिलों के लिए आवश्यकता अनुसार ईसीसी ई एजुकेटर की संख्या भी निर्धारित करके भेजी है। इसके साथ ही पिछले साल की 10,684 एजुकेटर रखने की प्रक्रिया को भी विभाग ने समय से पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि बाल वाटिका में बेहतर तरीके से पठन पाठन कराया जा सके। अब जिलेवार जो पदों की यहाँ पर भर्ती की संख्या जारी हुई है 8,800 पदों की, वो हमने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस कर दी है। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर है। आप अपने जिले की भर्ती देख सकते हैं कि आपके जिले में 8,800 पदों की जो नई भर्ती आई है उसमें कितने पद विज्ञापित हैं और कितने पदों पर नियुक्ति की जाएगी। तो यहां पर दोस्तों आप सभी को बता दें 30 सितंबर तक जेम पोर्टल के माध्यम से बात कही गई है। तो यहां पर एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दें, जो ईसीसी ई एजुकेटर है इनका चयन जेम पोर्टल से नहीं होता है। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसियों का चयन जो है वो जेम पोर्टल के माध्यम से होता है, और ये निर्देश है बीएसए को कि जेम पोर्टल के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के 30 सितंबर तक जेम पोर्टल से सेवा प्रदाता एजेंसियों का चयन कर लिया जाए। ऐसी ही कुछ डायरेक्शन 10,684 पदों की भर्ती पर भी हुआ था, लेकिन वो भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई। ये चीज आप सभी लोग जानते हैं। ये बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश है, कितनी तेजी से कार्य करता है ये आप सभी को पता ही है। तो कुल मिलाकर के अभी आप सभी लोग बिल्कुल परेशान ना हो। 8,800 पदों की जो भर्ती आई है, किसी भी जिले में आवेदन फॉर्म अभी भरना शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के सेवा प्रदाता एजेंसियों की जरूरत होती है, और अभी सेवा प्रदाता एजेंसियां ही चयन के लिए जो विज्ञप्तियां जारी होती हैं वो जारी नहीं हुई हैं, तो भर्ती कैसे शुरू हो जाएगी? अगर आपको कोई जानकारी दे रहा है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये चीजें आपको बिल्कुल भी यहाँ पर सुननी ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर के जो आपकी रिलेटेड क्वेरीज हैं उनके बारे में। अब दोस्तों जो 8,800 पदों की भर्ती है, चाहे 10,684 पदों की भर्ती है, उसकी थोड़ी शैक्षिक योग्यताओं पर हम बात कर लेते हैं। तो ये ऑफिशियल आदेश है डीजी मैम का, जिसके अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया आगे पूरी होगी। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये चीजें मेंशन यहाँ पर भी की गई हैं। जेम पोर्टल के माध्यम से 30 सितंबर 2025 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। और अगर इतनी तेजी से भर्ती होती तो अच्छी बात है। 8,800 पदों की जो नई भर्ती है उसके जिलेवार पदों की संख्या यहाँ पर मेंशन है, और आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से इसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अगली जो यहाँ पर मेन आदेश जो था इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराने को लेकर के, उसको लेकर के यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की गई हैं कि क्या क्या चीजें आपको करनी होंगी ईसीसी ई एजुकेटर में नियुक्ति के बाद। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आपको समझनी होगी ये कि आप सभी लोग देख सकते हैं सभी 75 जिलों के लिए भर्ती है, तो किसी भी जिले के भाई बहन परेशान ना हो। और यहाँ पर आउटसोर्सिंग संविदा के बिहार पर ये नियुक्ति 11 महीने के लिए की जाएगी।
अब यहाँ पर प्रश्न उठेगा, क्या सर 11 महीने के बाद निकाल दिया जाएगा? किसी भी अभ्यर्थी को 11 महीने के बाद निकाला नहीं जाएगा, बाकी उसकी संविदा जो है वो रिन्यू कर दी जाएगी। यहाँ पर 10,313 रुपए आपको सैलरी पर मंथ मिलेगी। अब यहाँ पर शैक्षिक योग्यता को लेकर के आप सभी को जो डाउट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ पास होना चाहिए। अब स्नातक यहाँ पर मेंशन है, अभी बीए बीएससी नहीं मेंशन है। तो यहाँ पर आप जब स्नातक हैं, चाहे बीए हो या बीएससी, अगर होम साइंस मेन सब्जेक्ट के रूप में आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ध्यान रखना, जर्नल वर्ग के अभ्यर्थी 50% अगर ग्रेजुएशन में मार्क है तभी अप्लाई कर पाएंगे, और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 45% मार्क होने पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं, अगर ये ग्रेजुएशन में होम साइंस नहीं है तो क्या करेंगे? तो आप अन्य जो है नर्सरी अध्यापक शिक्षा, एनटीटी, सीटी नर्सरी, डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो, उसके बिहाफ पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि सर ये जो एनटीटी, सीटी, डीपीएससी, नर्सरी अध्यापक या समकक्ष योग्यता जो है ये राष्ट्रीय जो अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी है उससे अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, आपने जिस संस्था से एनटीटी, सीटी, डीपीएससी, नर्सरी अध्यापक शिक्षा या उसके समकक्ष कोई भी योग्यता प्राप्त की है तो वह संस्था एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर वह संस्था एनसीटी से अप्रूव्ड है तो उस संस्था में संचालित कोर्सेस भी एनसीटी के अप्रूव्ड ही होंगे। ये चीज आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए और वो हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना कि 2 वर्ष से कम की अवधि का कोई भी डिप्लोमा लगा करके आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। चाहे नर्सरी अध्यापक शिक्षा हो, एनटीटी हो, सीटी हो, डीपीएससी हो या अन्य जो उसके समकक्ष योग्यताएं हैं वो 2 वर्ष की अवधि वाली ही होनी चाहिए। 1 वर्ष की अवधि वाली योग्यताओं को वैलिड नहीं माना गया। एज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक आयु आपकी नहीं होनी चाहिए। बाकी न्यूनतम एज जिलेवार डिफरेंस करेंगे, किसी में 18 होगी, कहीं पर 20 मिलेगी, कहीं पर 21 मिलेगी, उसको आप मत काउंट कीजिए। सारी चीजें क्लियर हो गई। अब कट-ऑफ की बात अगर हम कर लें कि कट-ऑफ कैसे बनती है, तो यहाँ पर एक चीज बिल्कुल आप क्लियर समझ लीजिए कि हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन नहीं है, आपने एनटीटी लगाया है तो एनटीटी के मार्क्स जुड़ेंगे, डीपीएससी लगाया तो डीपीएससी के मार्क्स जुड़ेंगे। तो तीनों साल यानी हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज मार्क होंगे उनको ऐड करके 3 से डिवाइड करके एवरेज निकाला जाएगा और वह एवरेज जो आएगा वही आपकी कट ऑफ बनेगी। ये चीज आप बिल्कुल समझ लीजिए। अब आपकी क्वेरीज जो आ रही हैं भर्ती को लेकर के उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप सभी लोगों की ढेर सारी क्वेरीज निकलकर सामने आई हैं जो हम आप सभी के साथ सॉर्ट आउट कर रहे हैं इसी वीडियो में। तो यहां पर सबसे पहले क्वेरीज है सर एक बहन की कि आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है, बार बार ट्राई कर लिया सर, प्लीज इसके बारे में वीडियो बनाओ। तो यहां पर आप सभी को बता दें कि सेवा योजन पोर्टल की जो साइट है बहुत ही हल्की साइट है और इस साइट पर सेवा योजन पोर्टल का रजिस्ट्रेशन और आईडी पासवर्ड जनरेट करने का प्रोसेस हो या आवेदन फॉर्म का प्रोसेस हो, एक टेढ़ी खीर है, यानी लोहे के चने चबाने जैसा है। और यहां पर आप सभी को बता दें, आप सभी लोग आउट ऑफ टाइम यानी जैसे आप दिन में ना करें, देर रात में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करें या किसी ऐसे टाइम करें जहां पर मोस्ट प्रोबेबली जो है पोर्टल पर जो है भीड़ ना हो तो आपका हो जाएगा। परेशान ना हो, ये समस्या सभी को फेस हो रही है और आधार वेरीफाई हो जाएगा, पर बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप ट्राई करते रहें, आउट ऑफ टाइम ट्राई करें, ये बात आपको क्लियर समझनी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एक बहन का कि 10,684 वाली वैकेंसी में जो रजिस्ट्रेशन किया था वह मान्य होगा 8,800 वैकेंसी में रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा क्या, प्लीज बताइए। तो बिल्कुल आप एक बात बता दीजिए, सेवा योजन पोर्टल पर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपका आधार वेरीफाई हो गया उस आईडी में और अब आपने 10,684 भर्ती में आवेदन भी किया या नहीं किया वो अलग चीज है। अब आप दोबारा दूसरा आधार कहां से लाएंगे जो आप वेरीफाई करेंगे आधार और नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो किसी भी भाई बहन को बिल्कुल भी परेशान ना हो, 10,684 पदों की भर्ती के लिए आपने जो रजिस्ट्रेशन सेवा योजन पोर्टल पर किया है उससे आप 8,800 पदों वाली भर्ती पर भी आवेदन कर पाएंगे और वैलिड रहेगा। इसके साथ साथ अन्य किसी विभाग की कोई भी भर्ती अगर आपकी आईडी पर शो हो रही तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आप सभी का देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर जी पहले सेवा योजन पोर्टल पर आवेदन करना पड़ेगा क्या, आधार जरूरी है
क्या, प्लीज बताने की कृपा करें। जब तक आप आधार वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपका सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, और जब रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा तो आप किसी भर्ती में अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो आधार मस्ट है। आधार के साथ साथ आपके पास एक डॉक्यूमेंट डीएल, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड जैसा भी कुछ होना चाहिए, और आधार तो सबसे मस्ट है ही है। अब यहां पर दोस्तों एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि सर मेरा एनटीटी डिप्लोमा 1 ईयर का है और इसमें तो 2 साल का मांग रहा है, तो क्या हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। 1 साल का डिप्लोमा आपका नहीं लगेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। मेरा इसमें बट बीए होम साइंस है मेरा। अगर आपका बीए होम साइंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात ध्यान रखना, या तो आप एनटीटी के बिहाफ पर अप्लाई कर पाएंगे या ग्रेजुएशन विद होम साइंस। आप दोनों डिग्रियों के बिहाफ पर आवेदन नहीं करना है, किसी एक डिग्री के बिहाफ पर आपके आवेदन करना है, और जिसमें मार्क्स ज्यादा हो उसी डिग्री के बिहाफ पर आपको आवेदन करना है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सर जी जो अलग अलग जिले से वैकेंसी आ रही है तो उसमें फॉर्म नहीं डालना पड़ेगा ऑल डिस्ट्रिक्ट वाले में आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के बाद? तो ऑल डिस्ट्रिक्ट वाली भर्ती में आप आवेदन फॉर्म अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके बाद जो जिलेवार भर्तियां आएंगी उसमें भी आपको आवेदन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, यह बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। अगला प्रश्न बहन का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और कहा कि सर क्या हम 2 जिलों से अलग अलग आवेदन फॉर्म भर सकते हैं? 2 नहीं, आप मल्टीपल जिलों से आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेफरेंस यही देंगे कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंस हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करें, क्योंकि 10,000 की एक मामूली सी सैलरी की नौकरी है, आप अदर डिस्ट्रिक्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस दीजिए, बाकी सारे ऑप्शन खुले हैं, आप मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकती हैं। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है बहन का। मेरा बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में होम साइंस है, थर्ड ईयर में नहीं है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ? यहाँ पे मेन सब्जेक्ट के रूप में कहा गया है, तो स्पेशली 3 साल में आपके पास होम साइंस होना चाहिए। लेकिन आप अपना सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आईडी पासवर्ड जनरेट कर लीजिए, और जैसे ही भर्ती आती है और अगर आपकी आईडी पर भर्ती शो होती है तो एक क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि 3 साल में होना चाहिए, तो अगर भर्ती शो हो जाए तो आप इसमें फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बिहाफ पर आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको आगे नहीं होगी, ये चीज क्लियर है। अब यहां पर एक हमारे ईसीसी ई एजुकेटर में चयनित भाई जो है देव यादव भाई, इनका बहुत ही अच्छा और प्यारा कमेंट है, और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सर एक शंका है दिमाग में कि बीएसए सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कितने वर्ष के लिए किया गया है? तो जो 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती होने जा रही है, इसके लिए जो सेवा प्रदाता एजेंसियां डिसाइड हुई हैं वो 1 साल के लिए डिसाइड हुई, ये बिल्कुल क्लियर आप समझ लीजिए। और 8,800 पदों की भर्ती के लिए भी जो सेवा प्रदाता एजेंसियां डिसाइड होंगी 1 साल के लिए डिसाइड होंगी, क्योंकि अभी आउटसोर्स सेवा नियमावली और आउटसोर्स सेवा निगम प्रभावी नहीं हुआ है। अगर आउटसोर्स सेवा निगम प्रभावी हो गया होता तो सेवा प्रदाता एजेंसियां 3 साल के लिए डिसाइड की जाती, लेकिन अभी दोनों भर्तियों के लिए 1 साल के लिए सेवा प्रदाता एजेंसियां जो हैं वो चयनित की जाएंगी। अब यहाँ पर एक चीज, अगला प्रश्न भाई का इसी में जुड़ा है, जब सेवा प्रदाता एजेंसी डेडलाइन खत्म होगी तो क्या ईसीसी ई की भी सेवा समाप्त हो जाएगी? इसमें आगे कुछ भविष्य है या नहीं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दोस्तों आप सभी को बता दें, जैसे मान लीजिए 1 साल के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया गया है, और 1 ही साल यानी 11 महीने के लिए आपका भी चयन हुआ है ईसीसी ई एजुकेटर के रूप में। तो मान लीजिए सेवा प्रदाता एजेंसी का जो टाइम है वो एक्सटेंड नहीं हुआ और उसकी जगह पे नई एजेंसी आ जाएगी, तो यहां पर आपको भर्ती से नहीं निकाला जाएगा। जो नई एजेंसी आएगी वो आपको वही सेवा देने लगेगी जो पिछली सेवा प्रदाता एजेंसी दी रही थी, और मोस्टली यही होता है कि सेम सेवा प्रदाता एजेंसी का भी जो है टाइम रिन्यू कर दिया जाता है आगे, और आप जो है ईसीसी ई एजुकेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं, आपका भी जो है सेवा अवधि बढ़ा दी जाती है 11-11 महीने के रूप में। तो किसी भी रूप से परेशान ना हो। अब इसमें कुछ आगे भविष्य है नहीं। हाँ, ये पॉइंट जो है सोचने योग्य। अगर सैलरी आउटसोर्स सेवा निगम के बाद बढ़ जाती है और 18,000 के समथिंग हो जाती है तो एक बेहतरीन सैलरी हो जाएगी आउटसोर्सिंग संविदा के रूप में, और आउटसोर्स सेवा निगम अगर आ जाता है और आउटसोर्स सेवा नियमावली लागू हो जाती है तो आप सभी का भविष्य भी सिक्योर हो जाएगा। अब यहाँ पर भविष्य है, आप सरवाइव करने के लिए लगे हैं तो भविष्य बिल्कुल है, लेकिन ऐसे भाई बहन जो किसी अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और रेगुलर सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग भर्ती में चयनित हो जाएं, अपना जो शिक्षण का कार्य मिले वो करें, और अपनी प्रिपरेशन जो आप रेगुलर भर्ती की कर रहे हैं
वो भी ना छोड़ें और वहां भी मौका अगर आपको मिलता है तो एग्जाम निकालें और वहां भी नौकरी लेने का प्रयास करते रहें। ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। आउटसोर्सिंग संविदा है, बिल्कुल अभी जब तक आउटसोर्स सेवा निगम नहीं आता है अनसर्टेनिटी बनी रहेगी फ्यूचर की इसमें। तो आप रेगुलर भर्तियों की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उस पर भी फोकस करते रहें। तो कुल मिलाकर के आप सभी की जो ढेर सारी क्वेरीज आ रही थी उसको हमने समाहित कर लिया इसी वीडियो में। और इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई धमाकेदार लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।